फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे हम, है ना। देखो इधर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने ये बोला था आपको कि जैसे मान लो कोई मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में, मेटल प्लेट के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, किसके साथ कनेक्टेड होंगे, न्यूक्लियस के साथ। और न्यूक्लियस से दूर भागने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो यहां पर मैंने आपको ये सिखाया था, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात होगी। जैसे मान लो एक फोटोन आया एनर्जी ई लेकर, ठीक है, उसने पूरी एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल गई, ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दो काम करेगा। पहला काम तो ये करेगा कि वहां से निकलेगा, उसे ई नॉट कहा जाएगा, और जो बची हुई एनर्जी है उससे काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन क्या आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ई बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है, ई बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ई बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये भी लिखा था, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एच सी बाय लैम्डा बराबर एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको यह भी सिखाया था कि ये जो न्यू नॉट है इसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को क्या कहा जाता है, बताया है वर्ड क्या, ये नहीं बताया, ठीक है। तो यहां पर ये तीन इक्वेशंस लिखा था, इधर ही तक बात की थी हमने। अब यहां पर जैसे अगर मैं यहां पर जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इससे न्यू जो वैल्यू है उसकी न्यू नॉट से ज्यादा नहीं है, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ये बात समझ में आती है हमको कि एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से कैसे होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये बात समझ में आया। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आया था, तो यहां पर ई नॉट इक्वल टू W इक्वल टू 5, ये तीन वर्ड्स यूज करूंगा मैं। ई नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई नॉट को क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है कि इतनी मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। उससे कम एनर्जी अगर मैंने दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात W, इसको W भी कहा जाता है। W क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, W या फिर फाई, दोनों एक ही बात है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है। क्या मैंने आपसे कहा, फोटोन गया, फोटोन एनर्जी लेके गया, एनर्जी लेके गया, वो एनर्जी उसने किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को। यहां पर इलेक्ट्रॉन ने दो काम किए। अब मैं ये कह रहा हूं फोटोन मिनिमम कितनी एनर्जी लेके जाना चाहिए, ई नॉट। तो मिनिमम जो वर्ड है उसके साथ में ही लिखा होता है थ्रेशोल्ड। मिनिमम मतलब थ्रेशोल्ड, तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ई नॉट। तो यहां, अरे ई नॉट से कम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं ना। ई नॉट मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से भागने में जो एनर्जी चाहिए वो ई नॉट है, ऐसा समझ लो आप। और उसी को वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहां पर दो टर्म नए आ रहे हैं, एक ई नॉट आ रहा है और एक वर्क फंक्शन आ रहा है, दोनों एक ही बात है। और ई नॉट और वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को मिनिमम चाहिए कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए, भले काइनेटिक एनर्जी जीरो रहे। बात समझ में आया क्या कहा मैंने। तो ई नॉट और वर्क फंक्शन दोनों एक ही बात है। ई नॉट को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आया।
और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होगा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, हर मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ये बात समझ में आ रहा है? इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एच न्यू नॉट होता है, एच तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट को क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी का फोटोन भेजा गया या इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन भेजा गया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद न्यू नॉट हुआ, फिर लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बच्चों अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कैसा क्या है समझो आप। सबसे पहले मैंने कहा E बराबर E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मान सकते हैं हम। ये बात समझ में आया, इसी के अकॉर्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है। ये E क्या है, जितनी एनर्जी का फोटोन आया होगा। E नॉट क्या है, इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर भागने के लिए, और बची हुई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से वो भाग जाएगा। अब यहां पर जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है वो अगर E नॉट से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। मिनिमम कितनी एनर्जी दूं इलेक्ट्रॉन को कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, तो फोटोन को मिनिमम कितनी एनर्जी लेके जानी पड़ेगी, E नॉट। इसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये हो गया E नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो फोटोन मिनिमम इतनी एनर्जी लेकर आएगा, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी को एच न्यू के फॉर्म में लिखें तो एच न्यू नॉट लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप सोचो एच न्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना तो स्टार्ट हो गया ना, मेटल सरफेस से तो निकल आया ना इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एनर्जी का नाम लिखेंगे अगर हम तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो एच न्यू नॉट होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिखेंगे तो वो लैम्डा नॉट होगा। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? इस तरीके से 3 वर्ड्स लिखे जाएंगे। जैसे आप एक बात सोचो, यहां पर ये लिखा हुआ है, अब समझना वेवलेंथ के लिए लिख रहा हूं, इसके लिए तो समझ में ही आता है हमको कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी 0 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, और न्यू नॉट के बराबर ही हो गया तो ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या कहा मैंने? दूसरी बात, इसी जगह पर अगर मैं बात करता लैम्डा की, ये समझना एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस में एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट, इसकी वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। यही है ना, एच सी तो कॉमन होगा, एच सी कैसा होगा, कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा नॉट तो फिक्स है, ई नॉट वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट एस सी वाई लैम्डा नॉट, ये सब क्या है, फिक्स है। वेरिएबल कौन है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे वेरिएबल यही तो है, वेरिएबल तो एनर्जी ऑफ फोटोन ही है ना, वेरिएबल तो एच न्यू ही है, वेरिएबल तो एस सी वाई लैम्डा ही है। ये कैसा है, फिक्स्ड। ये तो मेटल की प्रॉपर्टी होगी, ये कैसी होगी, फिक्स्ड ही होगी। अब यहां पर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 अपॉन लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। ये बात समझ में आ रहा है? या फिर इसको उल्टा लिख लो, उल्टा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा शुड बी लेसर देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो वेवलेंथ के लिए क्या टर्म यूज होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये बात समझ में आ रहा है? और फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा टर्म यूज होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आया? तो ओवरऑल क्या कहानी बनी, ये चीज समझ लो।
ओवरऑल ये कहानी बनी है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो गई, E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी में ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, फिक्स्ड। और ई नॉट को कहा क्या जाएगा, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है न्यूक्लियस से बाहर आके बैठने के लिए, ये एनर्जी है। तो ई नॉट, एच न्यू नॉट, एस सी वाई लैम्डा नॉट, तीनों चीजें कैसी हैं, फिक्स्ड। तो ई नॉट मिनिमम, अब फोटोन से एनर्जी आ रही है, वो फोटोन से मिनिमम एनर्जी ई नॉट के बराबर आनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे ज्यादा आनी चाहिए। तो जो मिनिमम ई नॉट आनी चाहिए उसको कहा जा रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब दूसरा एच न्यू नॉट के बराबर या उससे ज्यादा आनी चाहिए, तो मिनिमम जो एच न्यू नॉट आ रही है उसे क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में उल्टा यूज होगा, तो वेवलेंथ में क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम, एनर्जी के लिए मिनिमम, और वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने, ये लिखो आप। m यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और v यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो उसकी जो एनर्जी है फोटोन की, जो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वो एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, ई नॉट से, या बराबर, है ना। और ई नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, और जो फोटोन की एनर्जी है वो भी एच न्यू है, और जो हम एनर्जी ई नॉट लिख रहे हैं वो भी एच न्यू नॉट लिख रहे हैं। तो एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से ज्यादा, तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, ये होना चाहिए। और उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो थ्रेशोल्ड देखो थ्रेशोल्ड जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो। बात समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दो, जीरो। मतलब थ्रेशोल्ड वर्ड तब यूज होगा जब बस हो जाए वो काम, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए बस। बात समझ में आ रहा है ना। लिखो एक लाइन, लिख लिया नहीं, नहीं लिखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन एक ही इक्वेशन से होने हैं। वो इक्वेशन क्या है, E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखो बच्चों, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी required, it is the minimum energy required to remove, minimum energy required to remove electron from metal surface, minimum energy required to remove electron from metal surface, is known as threshold energy, is known as threshold energy, threshold energy, known as threshold energy, and corresponding minimum frequency, and corresponding minimum frequency is known as threshold frequency, is known as threshold frequency, is known as threshold frequency। लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके लिखो, the value of work function, the value of work function depends on nature of metal, depends on nature of metal, depends on nature of metal, metals have their nature of metal, nature of metal, nature of metal। आगे लिखो इसी में, metals have their unique work function, metals have their unique work function, different metals have different work function, और threshold energy। बच्चों एक बात तो यहां पर ये समझो आप कि दो टर्म चल रहे हैं, एक चल रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक चल रहा है वर्क फंक्शन, दोनों एक ही बात है। ये बात समझ में आ रही है? थ्रेशोल्ड ऐसा समझ लो आप कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है कि उससे कम अगर एनर्जी कर दी हमने फोटोन की तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। वर्क फंक्शन किसके लिए डिफाइन होता है? मेटल के लिए। वर्क फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा? मेटल के लिए। हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है और वर्क फंक्शन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? देखो एक बात और समझो आप, जैसे मान लो कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस से बंध के बैठा हुआ है, उसको 15 जूल एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। 15 जूल अगर एनर्जी चाहिए निकलने के लिए तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना हो गया? 15 जूल। वर्क फंक्शन तो वही तो है जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी दी जाए। तो वर्क फंक्शन के लिए अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 15 जूल एनर्जी चाहिए तो वर्क फंक्शन कितना हो गया? 15 जूल ही तो हो गया। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? फोटोन कितनी एनर्जी से आए कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर बैठ जाए, तो वो भी क्या होगा? वर्क फंक्शन के बराबर ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। उस केस की बात कर रहा हूं मैं तो दोनों ही केसेस में। तो इसलिए थ्रेशोल्ड और वर्क फंक्शन दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम। और वर्क फंक्शन क्या है? वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर बैठ जाए, और थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पर क्या नहीं होगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आया? समझ गए ये बात को? अब अपन आगे चलते हैं। एक बात और समझो आप, जैसे समझना बच्चों, फोटोन आया h न्यू एनर्जी लेके, वो फोटोन ने पूरी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को दो जगह पे बांट दिया, एक तो h न्यू नॉट, दैट इज ये क्या है? यही वर्क फंक्शन है और यही
थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये बात याद रखें, जो मिनिमम एनर्जी जिससे न्यूक्लियस को बाहर निकलना है, न्यूक्लियस से बाहर निकलना है इलेक्ट्रॉन को, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है, और वही कितना, वही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आया? अब मैं ये चाह रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकले वो बहुत तेजी से निकले, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाए। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो न्यू नॉट को कम किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, न्यू नॉट तो फिक्स है भैया, वो तो हर मेटल का फिक्स हो गया पहले ही कितना है। क्या बढ़ा सकता हूं? फ्रीक्वेंसी। अरे फोटोन पहले मान लो 25 जूल का जा रहा था, 15 जूल वो खर्च करेगा ही करेगा, 10 से काइनेटिक एनर्जी से भाग जाएगा। अब फोटोन को मैंने 50 जूल का भेज दिया, तो उसे तो न्यूक्लियस से निकलने के लिए 15 की जरूरत है, 15 से 15 उसने वहां खर्च कर दी, अब कितने से निकल जाएगा? 35 से। 100 से भेज दिया, अब कितने से निकलेगा? 85 से। तो कुल मिलाकर अगर हम जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो बच्चों मैं यहां पर एक ग्राफ बना सकता हूं, देखना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन की। तो इसको मैं पूरा अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो मैं इस इक्वेशन को, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस वाला लिख लिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एम, ये क्या आ जाएगा? एक्स, ये क्या आ जाएगा? सी। आएगा या नहीं आएगा? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? अगर मैं इसकी बात कर रहा हूंगा तो आप एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब आएगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब आएगी? जब न्यू किसके बराबर हो जाए? न्यू नॉट। अरे एस तो कांस्टेंट है ना, तो न्यू अगर न्यू नॉट, अब ये तो समझ में आता है कि y इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव। ये समझ में ये समझते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो फिजिक्स में सीखा होगा अभी। हाँ, तो ये c हमारा क्या है? नेगेटिव है ना। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या आएगी? न्यू नॉट। जब हम फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह, ये वाला न्यू नॉट तो फिक्स है, न्यू की जगह न्यू नॉट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा ना। अब इससे पहले जैसे ही न्यू नॉट की वैल्यू मान लो हो गई आपकी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 200 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, 200 से पहले की फ्रीक्वेंसी जितनी भी होंगी फेंकते रहो फोटोन आप, 200 से कम फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं होगा। उस केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। अरे ये समझ में आता है? कम पे काइनेटिक एनर्जी कैसे आ रही है? नेगेटिव। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। मतलब ये न्यू नॉट, ये क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे न्यू नॉट क्या लिखा हुआ है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो लिखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इससे कम पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं है। अब यहां पर ये, अब देखो न्यू बढ़ता जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो एनर्जी कांस्टेंट ही खर्च करनी है, 15 है तो 15, 20 है तो 20। अब मैं एनर्जी अगर फोटोन की बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर न्यू नॉट से कम पे तो आएगा ही नहीं, तो ये हमारा नेगेटिव इसलिए आ रहा है, नेगेटिव मतलब कुछ नहीं होगा। ये वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का एच न्यू नॉट, और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या आएगा? स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर एच। अरे यही आएगा, ये कितना है? थीटा। क्लियर है? तो ये ग्राफ से मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब तक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा। जब हमने जैसे ही जो फोटोन, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किसकी है? जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है एनर्जी लेके, उसी की तो फ्रीक्वेंसी है ये। तो
तो जब तक फोटोन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी लेके नहीं आएगा तब तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है। फिर आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ आया? ये कहानी है। क्लियर है? बनाइए। आज आपको थोड़ा सा दिमाग अपना ओपन रखना पड़ेगा। लिख पाए? थोड़ा लिखने की स्पीड भी बढ़ाओ तुम लोग अपनी ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। एक लाइन लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, maximum kinetic energy of photoelectron depends upon frequency of incident light, depends upon frequency of incident light, frequency of incident light. More frequency of incident light, 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 more will be the kinetic energy of, more will be the kinetic energy of ejected photoelectrons, ejected photoelectrons। समझ गए? लेकिन ये कहानी कब की होगी? न्यू नॉट से आगे की। न्यू नॉट से पीछे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये बात समझ में आ रहा है? न्यू नॉट से पीछे तो कुछ हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट लिखो बच्चों, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट लिखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity of light, is independent of intensity of light। ये सीखना है हमको। लिखो intensity of light, लिखो intensity of light, intensity of light लिखें जल्दी से। intensity of light लिखो। energy, energy incident on metal surface, energy incident on metal surface, incident on metal surface per unit area, per unit area, per unit time। energy incident on metal surface per unit area, per unit time। एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखें जरा, इंटेंसिटी होता है हमारा एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां पर एनर्जी कितनी, देखो जैसे मेटल सरफेस है, मान लेते हैं बोर्ड एक मेटल सरफेस है, इस बोर्ड पर कितनी एनर्जी गया तो वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गए। हाँ ये बात पक्की है कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, मैंने पहले भी बताया था, दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ये सिखाया है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हम क्या लिखेंगे, n इंटू एच न्यू अपॉन में a इंटू में t, ये क्या लिख दिया मैंने, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक्चुअल में बच्चों जैसे मैंने कहा इस मेटल सरफेस पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाना है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे बढ़ती है पता है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दो, पहले अगर 100 जा रहे थे तो अब 200 जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो एक फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, एक फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी तो एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, सेम, चेंज नहीं हो सकती। ये बात समझ में आया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी कैसी है, सेम, और एक फोटोन की एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक मैं एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाऊंगा तब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ ही नहीं सकती। ये बात समझ में आया। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने का फायदा क्या हुआ फिर, इंटेंसिटी बढ़ाने का फायदा पता है क्या है, कि जैसे मान लो पहले ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर पहले 100 फोटोन जा रहे थे, तो 100 फोटोन जा रहे थे और मैं मान लेता हूं कि उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये समझ में आ रहा है। तो यहां पर 100 फोटोन गए, 100 फोटोन गए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये हमेशा फिक्स्ड बात है, दो फोटोन मिलके तो निकालते नहीं है। अब 200 फोटोन चले गए, 200 गए तो 200 इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, सेम। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आप तो इतना सीखो अभी कि काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी तो कैसी है, सेम है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन लिख लिया, ये एक लाइन लिखो, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट means increasing number of photons incident on metal surface, means increasing number of photoelectrons incident on metal surface, but frequency of photons
but frequency of photons will remain same. But frequency of photons will remain same. Photons will remain same. So kinetic energy of ejected photoelectrons will remain same. Kinetic energy of ejected photoelectrons will remain same. Kinetic energy of ejected photoelectron will remain same. समझ पाए? अरे पूरी कहानी क्या है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, कितने ही फोटोन भेजते रहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले बढ़ जाएंगे, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं. और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फोटोन कितनी एनर्जी का आ रहा है. तो अगर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट. बड़ी सिंपल सी बात है ना. अब यहां पर भी अगर मैं ग्राफ बनाता काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये लिख दिया मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लिख दिया मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, चेंज डिपेंड ही नहीं कर रहा ना. अरे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? सेम. ये ग्राफ व्राफ तो समझते हो ना? चलो बढ़िया है, लिख लो ये. चले आगे, लिख पाए? लिख लिया? चलो अब और आगे समझते हैं. ये बातें समझ गए? कुल मिला के 2 से 3 बातें सिखाई हैं मैंने इतनी देर में. क्या सिखाया? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, बस इनकी कहानी सीखनी है. फोटोन ई एनर्जी लेके आया, ई नॉट उसने खर्च कर दी. इस ई नॉट को ही वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, इस ई नॉट को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है, और इस ई नॉट में जो न्यू नॉट है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. इससे कम एनर्जी का फोटोन भेजा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी अगर रिजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन की बढ़ानी है तो क्या बढ़ाते जाओ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी बढ़ाते जाओ फोटोन की. फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो तो कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी. बात समझ में आया? ये कहानी सिखाई है मैंने. इंटेंसिटी पे कोई फर्क, इंटेंसिटी से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे रख रहे हैं हम? सेम. फ्रीक्वेंसी मतलब एक फोटोन की एनर्जी कैसी रख रहे हैं? सेम. चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, और ये अच्छा टॉपिक है. लिखो स्टॉपिंग एनर्जी. स्टॉपिंग एनर्जी नाम ही ऐसा लग रहा होगा ना, पता नहीं क्या है. स्टॉपिंग एनर्जी, स्टॉपिंग एनर्जी. लिखो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, energy is required to stop the photoelectron, energy is required to stop the photoelectron of maximum kinetic energy, energy is required to stop the photoelectron of maximum kinetic energy, maximum kinetic energy is called stopping energy, is called stopping energy, is called stopping energy, called stopping energy. इसको मैं अभी समझाता हूं. नेक्स्ट टर्म लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखो.
स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखूं द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम पोटेंशियल required to stop the photocurrent, photocurrent is called stopping potential. अब बच्चों 10 मिनट बोर्ड पे ही देखो, आप देखो जरा होता क्या है। अभी तक तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा कि भैया इलेक्ट्रॉन निकलता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, किस पे नहीं करेगी, सारी चीजें सीख ली। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मैं ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल रहा है उसको वहीं का वहीं रोक दूं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसे वहीं का वहीं रोक दूं। अब ये कैसे रुकेगा, उसी के लिए हम सीखने वाले हैं स्टॉपिंग एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर स्टॉपिंग एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल सीखने के लिए एक टर्म और लिखना पड़ेगा हमको। लिखना मत आप, चलो बाद में लिख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, अगर मेरे पास एक प्लेट ये लगी है, एक प्लेट ये लगी है, ठीक है, और ये हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने की, 1 वोल्ट की। अगर ये 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो ये लोअर पोटेंशियल है, जानते हैं इतना। ये जो छोटा वाला ऐसा होता है ना, ये लोअर पोटेंशियल होता है। ये बैटरी का मतलब 1 वोल्ट है, तो ये दोनों पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी। तो जो छोटी वाली लाइन से जुड़ा हुआ है वो कम पे जाएगा, जो बड़ी वाली लाइन से जुड़ा है वो ज्यादा पे होगा। बात समझ में आया। मान लो अच्छा 0-1 की जगह पे 2 और 3 भी हो सकता है, कुल मिला के डिफरेंस 1 होगा। ये बात समझ में आया। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यहां पर मैंने क्या छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन। 0 वाली प्लेट जो थी उस पर जाके इलेक्ट्रॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉन पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। नेगेटिव चार्ज की एक टेंडेंसी होती है कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है खुद ही। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है। और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, इसकी उल्टी। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाना चाहता है, हायर से लोअर की तरफ। ये बात समझ में आया। नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन तो खुद ही चला जाएगा, क्योंकि ये लोअर पे छोड़ा है और आगे क्या है, हायर है, तो खुद ही यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। इस पोजीशन, एक ए पोजीशन है, एक ए पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं इनिशियल पोजीशन मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन की, और इस पोजीशन को मैं फाइनल पोजीशन मान लेता हूं। तो टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी फाइनल। और एनर्जी हम जानते हैं 2 ही टाइप की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। थोड़ा सा समझना बस इसको, 5 मिनट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। बच्चों जैसे कोई चार्ज किसी मेटल प्लेट पर पड़ा है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो QV होगा। कितना होगा, Q इंटू वी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी Q कितना है इलेक्ट्रॉन का, -E, V कितना है, 0, बराबर काइनेटिक एनर्जी यहां पर फाइनल नहीं पता मेरे को, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पता है कितना, Q इंटू वी। Q कितना है यहाँ, -E, V कितना है यहाँ 1 वोल्ट, V कितना है
1 वोल्ट, ये दोनों वैल्यू तो जीरो हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पता है क्या हुआ? आप ये, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था तो इस प्लेट पर पहुंचते पहुंचते उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर ली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां पर 0 होता, यहां पर 5 होता तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर 10 होता, यहां पर 25 होता, कितनी कर लेता 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिलाकर जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी रीजन में छोड़ते हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच में, तो लोअर पोटेंशियल पे अगर हमने छोड़ा तो हायर पोटेंशियल पे पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है तो E इंटू 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होता तो E इंटू 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होता तो E इंटू 10 वोल्ट। ये समझ में आया? समझ गए? अब मैंने कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज तो लोअर से हायर जाता है, यही बोला ना मैंने आपको। अगर इसका उल्टा सिनेरियो होता तो, उल्टा मतलब हायर पे छोड़ देता मैं तो लोअर पे तो खुद पहुंचेगा ही नहीं ना। अरे उसकी खुद की टेंडेंसी क्या है लोअर से हायर जाने की, तो हायर से लोअर तो हो नहीं सकती। तो अगर मैंने हायर पे छोड़ दिया तो मान लेते हैं हायर पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके है, कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका उल्टा काम होगा। उल्टा मतलब इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जो अगर इसकी ये अपनी मर्जी का काम करता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये अपनी मर्जी के अपोजिट काम होता है इसका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो लोअर पोटेंशियल पे था, हायर पोटेंशियल पे पहुंच गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू V उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हायर पोटेंशियल पे है, अब मैंने यहां छोड़ दिया इसको, यहां अगर मैं अकेला छोड़ दूंगा कुछ नहीं होगा क्योंकि जाएगा थोड़ी, खुद तो जाना ही नहीं चाहता। मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की प्लेट है, ये 0 वोल्ट की प्लेट है। ये अगर 5 वोल्ट की प्लेट है और यहां पर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, खुद तो ऐसा जाना नहीं चाह रहा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, जो काम ये खुद करना चाह रहा है वहां पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो काम ये खुद करना नहीं चाह रहा वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ऐसा समझ लो, उल्टा हो जाएगा ना, घटेगी। तो जब 0 से 1 जा रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ा, लेकिन अगर 1 से 0 जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटेगा। मतलब अगर हमने 1 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, अगर मैंने 1 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके, तो वो इस जगह पे पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा 0। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 4, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 2। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन जो होता है या नेगेटिव चार्ज जो होता है, अभी तो आप इलेक्ट्रॉन ही समझ लो, उसकी टेंडेंसी क्या होती है लोअर से हायर की तरफ जाने पे। जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो जो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू E, उतना उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा हायर प्लेट पे पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर हमने हायर प्लेट पे छोड़ दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा उतना ही। जैसे मान लो एक प्लेट है 10 की, समझना, एक प्लेट है 2 की, एक प्लेट कितने की है, एक प्लेट कितने की है 2 की, कितने का डिफरेंस है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैंने लोअर से हायर भेजा तो हायर प्लेट पे जाते जाते 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को हायर प्लेट पे छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, तो लोअर पे पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घट जाएगी। ये बात समझ में आ गया? अगर यही काम पॉजिटिव चार्ज के लिए करते, एक चार्ज Q है जो कि वो कहेगा एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब खुद काम कर रहा होगा, वो खुद अगर वो काम करेगा तो कोई चार्ज Q एक्सेलरेट हुआ थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी QV। यहां पर भी तो यही हो रहा है, E यहां पर हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर कोई चार्ज Q है और वो पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी Q इंटू V, कितनी बढ़ जाएगी Q इंटू V। ये बात समझ में आया? लास्ट बार समझा रहा हूं, सुन लेना। क्या बोला मैंने, पहले तो आप इलेक्ट्रॉन को ही समझ लो।
अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे खुद जाना चाहता है। अगर खुद जाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को जब हमने मान लो किसी जीरो एनर्जी से छोड़ दिया तो हायर प्लेट पर पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे समझो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ काम हुआ तो उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यही मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस V में एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब अपनी मर्जी का काम कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आया, एनर्जी कितनी बढ़ती है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मींस यहां पर Q कितना है, E है ना, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1 वोल्ट। ये बात समझ में आया, समझ गए आप क्या कहा मैंने, बोलो, ये समझ में आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया क्या कहा मैंने, समझ गए, लिखो ये फिर। समझ गए। तो यहां पर ये बात समझे ना सभी, एक लाइन लिख लो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, मूव्स फ्रॉम, मूव्स फ्रॉम lower potential to higher potential, moves from lower potential to higher potential, potential, and positive charge moves from, and positive charge moves from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential when set free, higher potential to lower potential when set free, when set free, समझ गए, समझे, खुद से जाएंगे, सेट फ्री मतलब खुद से जाना। देखो इधर, मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ये एनर्जी की यूनिट है, E और V लिखा होगा, मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, E इंटू 1 वोल्ट, दैट इज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, अरे लिख सकता हूं ना। तो E इंटू 1 वोल्ट, अगर ये E इंटू 1 वोल्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको E कितना लिख सकता हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलाम इंटू 1 वोल्ट, ये कंबाइंडली जूल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। बोलो, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फील नहीं आता, इसलिए इतना बताया मैंने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो E है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जितने से वो एक्सेलरेट हुआ है। बात समझ में आया? E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 वोल्ट क्या है, जितने से वो एक्सेलरेट हुआ है। यहां पर अगर ये 5 होता और ये 10 होता, इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ता, तो ये कितने से एक्सेलरेट होता, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, E। अगर कोई मान लो -Q चार्ज है, -Q चार्ज है, उसको मैंने 5 से 10 के बीच में छोड़ दिया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितने बढ़ जाती, Q इंटू 5 वोल्ट। तो यहां पे Q की वैल्यू कितनी है, E है। ये बात समझ में आया? Q का वैल्यू कितना है, E है। ये बात समझ में आया? लिख लो ये। अरे समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो E है वो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बात याद रखें। कोई इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज भी हो सकता है, तो वो हमारा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इतने से एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो लोअर से हायर की तरफ जाने पर, और अगर इसके उल्टा काम कराया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। बात समझ में आया? इसके उल्टा काम कराया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। स्टार्ट होने में ही आधी क्लास निकाल देता है। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, स्टॉपिंग एनर्जी, है ना? अरे टॉपिक तो यही पढ़ रहे थे यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैं समझा रहा था, क्योंकि मुझे यूज करना है उसमें। अब समझना, स्टॉपिंग पोटेंशियल से पहले क्या समझाया था, स्टॉपिंग एनर्जी, यही समझाया था। देखो इधर, समझाया नहीं था? हाँ बताया तो था, लिखवाया तो था। हाँ चलो, कहाँ चला गया ये? हाँ देखो इधर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? अब मेरे को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना है। कैसे रोकेगा? जो इलेक्ट्रॉन निकल के फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन बंद हो जाए फ्लो होना। तो यहां पर एक प्लेट थी, यहां पर एक प्लेट थी, मैं फोटॉन्स को यहां पर गिरा रहा था, फोटोन को यहां पर गिरा रहा था। मान लेते हैं फोटोन ई एनर्जी लेके आया था, शुरू से ये मानना है ना? इस ई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दिया, उसने ई नॉट खर्च कर दी, दैट इज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाकी की एनर्जी से भाग गया, यही हुआ। मान लेते हैं कि जो भाग रहा है इसकी एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लेते हैं। कैसे निकलेगी अभी ये भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कितने से, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हर इलेक्ट्रॉन कितने से निकलेगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेट पर ना पहुंचे, एक्चुअल में ये पूरा कनेक्शन तो ऐसा था, अरे पूरा कनेक्शन तो ये था ना, ऐसा कुछ बनाया था, यही था। तो यहां पर अगर ये हमारा पूरा कनेक्शन ऐसा था, तो इसके अंदर अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्लेट पर नहीं पहुंचा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर आगे फ्लो ही नहीं होगा। समझ में आती है बात? अब अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं रोक दूं तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, यही चाहिए मेरे को। तो इसके अंदर आप एक बात बताओ, मैं इस प्लेट को
ये प्लेट को मान लेते हैं 0 पर रख लिया, समझना, ये प्लेट को 10 वोल्ट पर रख लिया, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? इलेक्ट्रॉन है ये निकलने वाला, कौन है? इलेक्ट्रॉन। बताओ ऐसा कर सकता हूं? हाँ, क्यों? कैसे कम पड़ेगा? तुम तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 0 है ये 10 है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोक दूं? घर जाओ ना तो थोड़े बादाम बादाम लो, थोड़ा दिमाग बढ़ाओ अपना। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं। देखो इधर, इतना समझा दिया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ इसी के लिए तो समझाया था कि आप आंसर दे पाओ। इतनी देर से क्यों चिल्ला रहा था? देखो क्या होता है ना, आप समझते नहीं हो। अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा E इंटू वी एस, सब कहेंगे समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्या था। इतना मैंने इसलिए समझाया कि यहाँ पे आप आंसर दे पाओ। देखो इधर, ये अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, मैंने यहाँ 10 वोल्ट लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? लोअर से हायर की साइड जाने पे। तो अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल रहा है, तो यहाँ पे जाने पे तो इसमें 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब मुंडी लेगी, होगा ऐसा? क्योंकि लोअर से हायर तो खुद जाना चाहता है। 20 कर दूंगा तो 35 हो जाएगी, 30 कर दूंगा तो 45 हो जाएगी, यही चलेगा। इसका मतलब इस प्रोसेस से, इस तरीके से तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक सकता। अभी तो बढ़िया करंट फ्लो होगा और ज्यादा, मैं तो हेल्प कर रहा हूं उसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में। अब मैं क्या कर दूं? इसका उल्टा कर दो। अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, देखना, इसको कर दो 10, इसको कर दो 0, इसको कर दो 10, इसको कर दो 0, इसको 10 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो लोअर से हायर की साइड जाता है, हायर से लोअर की साइड तो नहीं जाएगा, या जाएगा तो जो उसके पास एनर्जी है उसको वो खर्च करेगा। यही तो सिखाना चाह रहा था। तो यहां पर क्या होगा? ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी कितनी रह जाएगी? 5। हाँ ये चलो 5 रह जाएगी, समझ में आया? लेकिन रोक तो अभी भी नहीं पाया, रोक तो अभी भी नहीं पाया। इसका मतलब मेरे को यहां पर, अगर मैं इसको 15 कर दूं, अब जाते 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 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसको टच करके यहीं रुक जाएगा, समझ गए? रोक लिया, करंट फ्लो ना बंद कर देगा। ये प्रोसेस होता है, समझ गए? समझे क्या कहा गया? तो यहां पर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसको तो रखो आप 0, इसको आप -15 कर दो। इसको क्या कर दो? अरे भैया -15 छोटा होता है 0 से, तो इसको आप -15 कर दो, तो ये अभी कहां पर है? हायर पोटेंशियल पे। कहां पे? लोअर पोटेंशियल इसके सामने है, तो ये अपनी मर्जी के अपोजिट काम कर रहा है, तो इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? खर्च करनी पड़ेगी। खर्च अगर इसको करनी पड़ेगी, तो यहां पर कितनी एनर्जी, इस जगह पे पहुंचने पे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? माइनस के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां 15 होगी तो 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आया? तो यही हमारा मिनिमम एनर्जी होता है कि मैं एनोड को उतना नेगेटिव कर दूं। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एनोड को -20 कर दो। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एनोड को -25 कर दो। 30 का निकल रहा है तो -30 कर दो। समझे लॉजिक? समझ गए क्या कहा गया? तो यहां पर अब मेरे को स्टॉपिंग एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 2 वर्ड लिखे हुए थे। तो यहां पर आप ये तो जानते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस E0 होता है यार। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस E0 ये होता है। मैं यहां पे क्या समझा रहा हूं आपको? जैसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो मेरे को यहां पर जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो कितने का लगाना पड़ेगा? -15 का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको तो मैंने 0 ही रखा, तो यहां पर जो मैं पोटेंशियल लगा रहा हूं इसको मैं Vs लिख देता हूं। ये बात समझ में आया? और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी खर्च होगी इलेक्ट्रॉन की वो E इंटू Vs होगी। अरे तभी तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूं यार। तो इसका मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इससे आ रही है उसकी वैल्यू E इंटू Vs के बराबर कर दो।
तो E इंटू वी एस बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस ई नॉट। बोलो यार। तो यहां पर ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल है, एनोड को इतना नेगेटिव कर दोगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। आया समझ? अभी मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ नहीं आता ना, कईयों को तो अभी भी नहीं आया होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो बिल्कुल ही नहीं आता। समझ आया मैंने क्या कहा? तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है तो खुद की एनर्जी बढ़ाता है, हायर से लोअर जाता है तो खुद की एनर्जी खर्च करता है। कितनी एनर्जी खर्च करेगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ई। कितनी एनर्जी बढ़ाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ई। अरे यही तो कर रहे हैं। तो ये कहानी है, समझ गए? ये भी तो मैंने यही किया, जितना काइनेटिक एनर्जी होगी उतने का ही तो एनोड पे प्लेट लगा दिया नेगेटिव में, तो वही यहां पे लिख दिया। कई लोग इसको इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, जबकि बहुत आसान है। अरे बोलो, आया समझ? चलो इसको मैं क्या लिखूंगा, वी एस, इसको ऐसे लिख दो, देखो इधर, E इंटू वी एस बराबर, ये हो गया एच न्यू, ये क्या हो गया एच न्यू नॉट। तो वी एस बराबर एच न्यू अपॉन में ई, एच न्यू अपॉन में ई माइनस में एच न्यू नॉट अपॉन में ई। ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन। क्लियर है? ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक मान लेते हैं मेटल प्लेट वहां लगा दी, एक मेटल प्लेट यहां लगा दी, ठीक है, और मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना चालू कर दिया और वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल रहा है। तो अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, रोकना है तो यही नहीं रुक जाएगा, जाते 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 इस प्लेट के बिल्कुल पास रुक जाए, तो कितना मिनिमम पोटेंशियल लगा दूं मैं, -30। समझ आ गया? अब एक बात बताओ, मैं मिनिमम पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, -40 लगा दिया तो और बढ़िया है ना, यही रोक देगा। अरे -40 लगा दिया तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, उसे है उस पर 30 ही, तो यही रुक जाएगा। -30 लगाया तो कम से कम वहां जाके बिल्कुल रुकेगा। बात समझ में आया? मुझे लगता है समझ आ गया होगा जितना मैं समझाना चाह रहा हूं। लिख लें। और बाकी अगर आपको समझ नहीं आया हो ना तो फिर याद कर लो। समझ में आया? बहुत सिंपल है। मैंने तो आपको बहुत ज्यादा फील दिलाने की कोशिश किया। लिख लें। कष्ट है तो कर क्यों रहे हैं? नहीं, अरे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये इसलिए पढ़ाया। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ वो थोड़ी है। अभी घर जाके अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। बात समझ में आया? पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। पेपर नेक्स्ट संडे को है ना? नहीं, संडे को नहीं है, नेक्स्ट संडे को। तभी तो सिलेबस नहीं आया होगा ना, नेक्स्ट संडे। अब तो मजे करेंगे, है ना? अभी क्या है, अभी तो सर 8-10 दिन है, सैटरडे को जागेंगे। हाँ, 20 को पेपर है सर, 19 से पढ़ेंगे, है कि नहीं? बहुत है। हाँ, सही बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, चलें क्या? लिख लिया होगा? अब आज तुम पीछे कैसे पहुंच गए? लड़ाई हो गई? हाँ, सही किया तुम्हारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। ये तो दोस्तों को तो दूर ही बैठना चाहिए, मॉड लगा लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, निपटाते हैं एक दूसरे को। तभी तुम दुखी दिख रहे हो मेरे को पूरी क्लास में। हाँ, अगल बगल दोस्त बना लोगे तुम, उसमें क्या है? वो दोस्त नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो दुखी क्यों हो फिर?
नहीं है? चलो, क्या कहा मैथ्स वाले सर ने? बात बहुत करते हो तो दूर चले जाओ। अच्छा, सबका ही। अच्छा, फिर वापस भी आ गए हो क्या अपनी क्लास से? अच्छा, चलो देखो जरा, एनर्जी ऑफ आ फोटोन। फोटोन कौन सा जो आ रहा है, उसकी एनर्जी E बराबर एच न्यू होता है बच्चों, और SC बाय लैम्डा। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर इस फोटोन की एनर्जी मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, बराबर 1240 अपॉन में लैम्डा इन नैनोमीटर, इसमें रखना पड़ेगा। जो फोटोन का वेवलेंथ है ना, उसको नैनोमीटर समझते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, हाँ कुछ 10 बोल रहे हैं पीछे से, 10 टू द पावर -9, ठीक है ना। तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है मेरे को फोटोन की, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। एक्चुअल में फॉर्मूला है एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये सारी वैल्यूज रख के ही आया होगा, जरूरत नहीं है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ। बात समझ में आया? तो अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो कैसे आएगा, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लिखो, ये वैल्यू है, ये एच और सी की वैल्यू पुट करके आया होगा चेंज करके। तुम्हें पूछना है तो अभी आ जाना, तुम बता देंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। चलें, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिख लो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, emitted by a sodium metal, emitted by a sodium metal when light at lambda equal to 400 nanometer, when light at lambda equal to 400 nanometer strikes on it, strikes on it, strikes on it, the work function of sodium metal, the work function of sodium metal is 2.3 electron volt, is 2.3 electron volt, 2.3 electron volt. Also calculate stopping potential, also calculate stopping potential। बताएं जरा, बनाओ क्वेश्चन। मैं सीट चेंज नहीं करता, मैं बहुत कुछ चेंज कर देता हूं। समझ में आया? तो शांति से पढ़ो। एक दो दिन क्लास से बाहर रखूंगा फिर मैं। और इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप कैसे बात कर सकते हो? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो अपने। बताओ काइनेटिक एनर्जी। बोलोगे? नहीं, आसान है ये तो।
3.1 काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ये क्वेश्चन आना चाहिए। आ रहा है क्वेश्चन तेरे को? हाँ, इतनी देर से तो बात कर रही है, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, देखो इधर, सबसे पहले जो फोटोन जा रहा है उसकी एनर्जी निकालो, कितनी आ रही है? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा। 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा। देखो इधर, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या आएगा? 1240 अपॉन में लैम्डा इन नैनोमीटर। 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा कितना दिया है? हाँ, 400 नैनोमीटर, यही दिया है ना, पुट कर दो। 1240 अपॉन में लैम्डा की जगह पर क्या आ जाएगा? 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर आएगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही कैसे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? ये तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, ठीक है। अब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन आया है तो ये फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को। तो वो एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, बराबर E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है? 2.3। तो कर क्या रहे हो? आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ ये करने में तकलीफ है? एक ही यूनिट में चलना है, ये लिखवाया है, इसका लॉजिक है भैया, हर जगह ये यूज करना पड़ेगा। बोलो, आया समझ? कोई तकलीफ है इसमें? तो ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? क्या? माइनस 0.8। हाँ, मैग्नीट्यूड लेना है तो 0.8 ले लो। देखो इधर, अब आप फिर समझो, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला फोटोन, फोटोन नहीं निकला, कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो ये एनोड कितने का होना चाहिए? माइनस का 0.8 का, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो 0.8। आया समझ? तो यहां पर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या लिखा जाएगा? E इंटू VS। E से E कैंसिल, तो VS बराबर 0.8 वोल्ट। ये कहानी है, इतनी देर से जो समझा रहा था बस ये है वो। बोलो यार, आया समझ? लिख लें जल्दी से। तुम क्या निकाल रहे थे? 0.8 इंटू 10 टू द पावर 10 पेन कुछ निकाल रहे थे। तो नैनोमीटर का जब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है तो तुम नैनोमीटर पे क्यों जा रहे हो? सुनने में भी गलती हो जाती है, इतने बगल में बैठे हो तुम। हो जाता है। लिखें जल्दी से। समझ आ गया सभी को? आसान सा है ना ये क्वेश्चन तो।
चले आगे, कोई दिक्कत? यार बातचीत मत करो ना, क्यों बातचीत कर रहे हो? अभी मैं 7:40 पे छोड़ दूंगा, बढ़िया ना? सब एक दूसरे जिनको मिलना है बढ़िया गले मिलना 5-5 10-10 मिनट तक, कि यार इतनी देर से मिले नहीं थे, जो करना है वो करना, थोड़ा क्लास में शांत रहा करो। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में क्या है, सिलेबस भी कराना है, पढ़ाना भी ज़्यादा है, क्यों फिर वो कर रहे हो फालतू? समझ आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल? कोई दिक्कत है इसमें? है ना? तो -0.8 मतलब 0.8, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ lambda naught, if the threshold wavelength of lambda naught of producing photoelectric effect is 200 nanometer, 200 nanometer, what would be the wavelength of radiation, to produce, photoelectron having half the kinetic energy of those produced by radiation of wavelength 120 nanometer, दिमाग लगाओ अपना और बनाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ो फिर अप्लाई करो। सारे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक ही इक्वेशन से होने, E बराबर E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस इसी से होने। E बराबर E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और कुछ लगना ही नहीं है। बताएं। आ पा रहा है?
नहीं 1127 नहीं आएगा। आना चाहिए ये आंसर। बताओ यार। नैनोमीटर में ही देना है आंसर। देखो इधर क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड क्या दिया है उसने, वेवलेंथ कितनी दी है, हाँ 200 नैनोमीटर, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दे तो हम यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी, 1240 अपॉन, हाँ अपॉन में कितना 200। ये ई नोट आ जाएगा। ये सबको समझ में आता है। ये हमारा कितना, इसको ऐसे ही लिखा रहे हो, ये हमारा ऐसे ही लिखे रहने दो। तो इसको 1240 अपन 200 ही लिखा रहने दो, एंड में वो कट जाएगा सब। चलो ई कितना है 1240 अपॉन, पहले कितने का फोटोन भेजा है बोलो। अरे एक फोटोन भेजा है ना उसने कि हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी 120 नैनोमीटर। इंग्लिश पढ़नी तो आती है। तो इसका जब फोटोन भेज रहा है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर कम है तो ई ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से वही यार वही लगा दो ना, ई बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ में आता है। तो यहां पर ई कितना है 1240 अपॉन 120 बराबर 1240 अपॉन 200 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये सबको समझ में आता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा 1240 और 1 अपॉन 120 माइनस 1 अपॉन 200। तो 1 अपॉन 120 माइनस 1 अपॉन 200, ये हमारा 1240 है। और ये हमारे पास कितना, चलो ये कितना आ रहा है, एलसीएम कितना है 600। अरे यही आएगा 600 आएगा। तो ये 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1240 इंटू 2/600, ऐसा लिखा रहने देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। अब वो ये कह रहा है, अरे यही तो है। अब वो ये कह रहा है कि मैं कितनी एनर्जी, कितना वेवलेंथ का फोटोन भेजूं कि जो काइनेटिक एनर्जी हो वो इसकी हाफ हो, यही कह रहा है वो। तो फिर से लगा दो E बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर E कितना 1240 अपॉन लेमडा बराबर ई नॉट तो फिक्स है, वो तो चेंज ही नहीं होना, कितना 1240 अपॉन 200 प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है इसका आधा, तो हाफ इंटू 1240 इंटू 2 डिवाइड बाय 600। आता है समझ। 2 से 2 निपट गया, इससे ये निपट गया। तो 1 अपॉन लेमडा बराबर 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन
600 1/λ बराबर ये 600 हो जाएगा। 600 में कितना 3 + 1 लैम्डा बराबर 150 नैनोमीटर। सिंपल। अरे बोलो कोई तकलीफ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन E बराबर E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी से ही होंगे, और उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी की भी निकालनी हो, अगर फोटोन है या E0 निकालनी हो तो किससे निकलेगी 1240 अपॉन लैम्डा, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। अरे बोलो आया समझ? कोई तकलीफ है? आ गया? लिख लें। आया समझ? चलो, तो मेरे को लगता है घर जाके थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो हो जाएगा।